वो जमाते इस्लामी एक घोर कट्टरवादी संगठन है जिसका हिडन एजेंडा बांग्लादेश में हिंदुओं का सफाया है। वो वहाँ के हिंदुओं के कत्ले आम के लिए कुख्यात है। वो जमाते इस्लामी जो हिंदुस्तान विरोधी और पाकिस्तान परस्त है, जो बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहता है, वो इसके लिए बेहिसाब बेचैन है। जमाते इस्लामी जो संविधान को रद्दी की टोकरी में फेंकना चाहता है, वो शेख मुजीबुल के मुल्क में शरिया कानून लागू करना चाहता है। जिसका नेता प्रतिबंधों की बेड़ियों से आजाद होते ही उस हिंदुस्तान को नसीहत दे रहा है जिसकी बदौलत बांग्लादेश का अस्तित्व है, जो हिंसा के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए भारत से बराबरी की बात कर रहा है। আমরা ভারতকে এবারকার মতো আমরা সর্বশেষ বলে দিব যে ভবিষ্যতে তারা এটা করবে না। আমরা ধরে নিচ্ছি যে তারা এটা ইন্টেনশনালি করে নাই। যদি তারা ইন্টেনশনালি করে থাকে অথবা আনইন্টেনশনালি করে থাকে, ভবিষ্যতে আর এটা করা ঠিক হবে না, চলবে না। যদি তারা আমাদের এই অনুরোধ না মানে তাহলে স্বাভাবিকভাবে আন্তর্জাতিক কিছু নিয়ম কানুন আছে, আমরা তার আশ্রয় নিব ইনশাআল্লাহ। जमात के चीफ के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी की हैसियत क्या है, शफीकुर रहमान की बातों को कैसे लिया जाना चाहिए, अखंड हिंदू राष्ट्र के लिए जमात कितनी बड़ी चुनौती है। इसे समझने के लिए वक्त के पहिए को दशकों पीछे लेकर चलना पड़ेगा। ठीक 83 बरस पहले जब हिंदुस्तान अखंड था और आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन मानचित्र पर बंटवारे की धार्मिक चोट मारी जा चुकी थी। उस अल्लामा इकबाल की खींची लकीर पर 1940 में जिन्ना पाकिस्तान बनाने के लिए आगे बढ़ चुके थे, जो घोर इस्लामिक सोच के पैरोकार थे। पाकिस्तान के पक्ष में भारत के मुसलमानों ने वोटिंग करी, जिसमें 98% लोगों ने कहा कि हिंदू और मुस्लिम साथ साथ नहीं रह सकते। इस बात पे लेकर के बंटवारा हुआ और सारे जहां से अच्छा जो कविता सुनाई गई वो अधूरी है। 2 पंक्ति उसकी हम भी सुना दे रहे हैं कि ए आब रूद गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। कि गंगा के वो मैदान तुमको याद है जब हमारा कारवां उधर से आक्रांताओं का कारवां आया था। आजादी की लड़ाई के बीच जब हिंदू मुसलमान जोर पकड़ने लगा था, तब एक और इस्लामिक संगठन अस्तित्व में आया। तारीख थी 26 अगस्त 1941, लाहौर, ब्रिटिश नियंत्रित भारत। तब मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने धर्म की बुनियाद पर जमाते इस्लामी की स्थापना की। जमाते इस्लामी परतंत्र भारत में बना वो मुस्लिम संगठन है जो यूं तो मुसलमानों की एक मुश्त रहनुमाई का दावा करता है, लेकिन भारत के बंटवारे के विरोध में था। विरोध की वजह थी, अगर भारत का बंटवारा हुआ तो मुस्लिम भी बढ़ जाएंगे, ऐसे में मुस्लिम कमजोर पड़ जाएंगे। जैसे जैसे मोहम्मद अली जिन्ना के पीछे भीड़ बढ़ती गई, जैसे जैसे बंटवारे की मांग जोर पकड़ती गई, वैसे वैसे जमात इस्लामी का रुख भी बदलता रहा। जैसे बंटवारा हुआ था, उस वक्त के बाद पाकिस्तान का खुलकर जमात इस्लामी ने समर्थन किया था। जो मूल जमाते इस्लामी था वो पाकिस्तान और पूर्वी बंगाल यानी आज के बांग्लादेश में अपना विस्तार कर रहे हैं। 16 अप्रैल 1939 को हिंदुस्तान में जमाते इस्लामी हिंद बना, जबकि 5 साल बाद 1953 में जमाते इस्लामी कश्मीर भी बना। जमाते इस्लामी हिंद और जमाते इस्लामी कश्मीर की हिस्ट्री जानने से पहले उस जमाते इस्लामी की मिस्ट्री जान लीजिए जो इस वक्त बांग्लादेश में हिंदुओं का दुश्मन बना हुआ है, जिसकी स्टूडेंट विंग ने शेख हसीना की खिलाफत में सड़क बात को आकार देने वाले जमाते इस्लामी की मंशा को समझने के लिए वक्त में एक बार फिर से पीछे जाना पड़ेगा। बात है 5 दशक पुरानी, जब पूर्वी बंगाल में आजादी की नई लड़ाई चल रही थी। बांग्लादेश अस्तित्व में आने के लिए छटपटा रहा था। उस दौरान शेख मुजीबुर रहमान ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। तब पाकिस्तान की हुकूमत और वहां की सेना के खिलाफ पूर्वी बंगाल ने बगावत कर दी थी। विद्रोह को थामने के लिए पाकिस्तान की फौज ने कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया था। आजादी के आंदोलन को कुचलने के लिए पूर्वी बंगाल में पाकिस्तानियों ने तांडव मचाया। उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई में जारी मुक्ति संग्राम में जो गद्दारी कर रहा था वो था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी नहीं चाहता था कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान टूटे और बांग्लादेश अलग राष्ट्र बने। रिपोर्ट्स की माने तो तब पूर्वी बंगाल के जमाते इस्लामी ने 2 ग्रुप बनाए थे। एक का नाम था अल बद्र और दूसरा था अल शम्स। इन दोनों ग्रुप ने पाकिस्तानी आर्मी को बांग्लादेश में ऑपरेशन करने में काफी मदद की। इन्होंने बांग्लादेश की आम जनता और औरतों के बीच मारकाट मचाई। बताया जाता है कि 1971 की लड़ाई में जमाते इस्लामी के स्लीपर सेल ने बांग्लादेश में बसे हिंदुओं का कत्लेआम किया। बांग्लादेश के आजाद हो जाने के बाद शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे पहला प्रहार उन्हीं पर किया जिन्होंने मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का साथ दिया।
1971 में शेख मुजीबुर रहमान ने सबसे पहले जमात इस्लाम को बैन कर दिया। जमात से जुड़े हुए लोग या तो बांग्लादेश छोड़कर पाकिस्तान चले गए या अंडरग्राउंड हो गए या फिर जेलों में ठूस दिए गए। शेख मुजीबुर रहमान के कमान संभालने के कुछ दिनों बाद बंगाल की स्थितियां बिगड़ने से लगी। भूखमरी और बेरोजगारी के बीच सेना में दरार पड़ गई। लेकिन 4 बरस पहले तक जिस शेख का बांग्लादेश दीवाना था, उसे 15 अगस्त 1975 को कुछ फौजियों ने गोलियों से भून दिया। शेख मुजीबुर रहमान के मरने के बाद देश की कमान थामी उस जियाउर रहमान ने, जो आर्मी चीफ था, जो कभी मुजीबुर रहमान का लेफ्टिनेंट था, जो बाद में सेना के बागी गुट का मेंटर था। जियाउर रहमान के सत्ता संभालते हुए जमात इस्लामी से बैन हट गया। जमात के जो नेता जेल में बंद थे वो बाहर आए। बांग्लादेश की स्थितियां फिर से बदलने लगी। ये वो दौर था जब बड़ी तादाद में हिंदुओं को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। হ্যাঁ, হিন্দু মেয়েদের উপরে খুব অত্যাচার করতো মুসলমানরা। এখনই সব পালাই পালাই চলে আসতো এই দেশে। প্রাণ বাঁচানোর প্রাণ জন্য এখানে আসতে হয়েছে। হ্যাঁ, প্রাণ বাঁচানোর জন্য সব এখানে আসতে হয়েছে। আপনার আত্মীয় পরিজনরা আছে এখনো বাংলাদেশে, ওদের কি পরিস্থিতিতে ওরা থাকছে? ওরা তো খুব ভয়ে ভয়ে আছে। এই তো কয়েকদিন আগে তো ঘর দুয়ার পোড়াই সব খুব অত্যাচার হয়েছে। সব ঘরে ঘরে মন্দির টন্দির সব পোড়াই দিছে, ঘর দুয়ার পোড়াই দিছে। সব মেয়েদের খুব প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক কিছু তারা সহ্য করে আছে। জন্য আসছি, কারণ ও জায়গায় তো খুব অন্নগোল হইতো। 71 সালে তো আমার বাড়ির পাশে বা আমরা ওই জঙ্গলের ভিতরে পালাই থাকতাম মিলিটারির ভয়তে। হ্যাঁ, আমাদের বাড়ির কাছে জঙ্গল, তো ঘরে ঘরে আগুন লাগাই দিত মুসলমানরা। ওই পাক সেনারা দড়ি দড়ি গুলি করতো। प्रतिबंध हटने के बाद जमात इस्लामी ने अपना नया नामकरण किया। 1975 में अब्बास अली खान की अगुवाई में बांग्लादेश जमात इस्लामी बना। हालांकि अब भी वो जमात इस्लामी के नाम से ही जाना जाता है। बांग्लादेश जमात इस्लामी सियासी पार्टी बन गया। मकसद वही था जो जमात इस्लामी के पुराने संस्करण का था, मतलब बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना, बांग्लादेश से संविधान को खत्म करना, बांग्लादेश में शरिया कानून लागू करना, बांग्लादेश से गैर इस्लामिक प्रथाओं और कानूनों को गैर कानूनी घोषित करना। जियाउर रहमान जब धर्मांधता की लकीर पर आगे बढ़ते पाकिस्तान परस्ती का पाठ पढ़ने लगे थे, तब उन्होंने चुनाव में जमात इस्लामी से गलबैयां की। 1979 में दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा और 300 में से 207 सीटें जीत गए। जमात इस्लामी के साथ मिलकर सत्ता में आने के बाद जियाउर रहमान ने पहले संविधान में संशोधन किया। जॉय बांग्लादेश शब्द को हटाकर उर्दू शब्द बांग्लादेश जिंदाबाद किया और उसके बाद संविधान से सेक्युलर शब्द को भी हटा दिया। इसके बाद 1986 में देश की संसद में उसके 10 उम्मीदवार जीतकर पहुंचे। साल 2001 में पार्टी ने संसद में 18 सीटें हासिल की और 3 अन्य दलों के साथ गठबंधन बनाया। तब की खालिदा जिया की सरकार में जमात इस्लामी के 2 मंत्री भी बने थे। हालांकि तब भी बांग्लादेश में 460 विस्फोट हुए थे। हालांकि विस्फोट जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश नाम के टेररिस्ट ग्रुप ने किया था, मगर दोनों की विचारधारा एक जैसी थी। बांग्लादेश में जब जियाउर रहमान की पार्टी सत्ता में रही, तब जमात इस्लामी उसके साथ रहा और अपने कट्टरपंथी एजेंडे को आकार देता रहा। 1992 में जब अयोध्या में बाबरी ढांचा विध्वंस हुआ था, तब 1200 किलोमीटर दूर ढाका में जमात इस्लामी ने चुन चुनकर हिंदुओं पर अत्याचार किया। रिपोर्ट के मुताबिक 1992 की हिंसा में बांग्लादेश में हिंदुओं के 28,000 घरों को तोड़ दिया गया, 2500 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया, 3500 से ज्यादा मंदिरों को तबाह कर दिया गया, 2400 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ और 700 से ज्यादा लोग मारे गए। सिर्फ 1992 में ही नहीं, उसके बाद भी बांग्लादेशी जमाती किश्तों में तक बांग्लादेश में हिंदुओं पर 3600 हमले हुए। इन हमलों में 11 मौत और 862 हिंदू घायल हुए। 550 घरों और 440 दुकानों को जलाया गया। 1670 हिंदू मंदिर और पूजा स्थलों को जलाया गया और दावा किया जाता है कि इसमें जमात 18 में आंदोलन हुआ और फिर 2024 में छात्र आंदोलन हुआ, तो दावा किया जाता है कि इसमें जमात इस्लामी की छात्र शाखा शामिल थी। दावा यह भी किया जाता है कि हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में भी इसी शाखा से जुड़े हुए लोग शामिल थे। हालांकि शेख हसीना ने छात्र शिविर के मौलिक संगठन जमात इस्लामी पर 2010 में ही प्रतिबंध लगा दिया था। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसका मकसद आजादी की लड़ाई में गद्दारी करने वालों पर कार्रवाई करना था। जमात इस्लामी पर बैन लगाकर उसके नेता गुलाम आजम
दिलवर हुसैन सईदी, मोतीउर रहमान नियाजी सबको सजा सुनाई गई। नेपथ्य में रह रहे जमाते इस्लामी को आरक्षण विरोधी छात्र आंदोलन में मौका मिला। छात्र शिविर ने मोर्चा संभाला और समूचे बांग्लादेश में कोहराम मच गया। खोज खोज कर हिंदुओं का कत्ल किया जाने लगा। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं जिसे न हम दिखा सकते हैं और न ही आप देख सकते। इस राष्ट्रीय हिंसा के बीच तख्ता पलट के बाद जब मोहम्मद यूनुस ने कमान संभाली तो उसने भी सबसे पहले जमात इस्लामी को प्रतिबंधों से आजाद किया। इस संगठन के बैन हटाने वाले कागजों पर यह लिखा गया कि जमात के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है। जमात इस्लामी का छात्र संगठन इस्लामी छात्र शिविर का आतंकवाद से कोई संबंध नहीं मिला है। सरकार का मानना है कि जमात इस्लामी और इस्लामी छात्र शिविर किसी भी आतंकवादी गतिविधि में शामिल नहीं है, इसलिए इन पर चला रहा प्रतिबंध हटाया जाता है। बांग्लादेश में इस्लामिक राष्ट्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध जमात इस्लामी फिर से आजाद है तो फिक्र हिंदुस्तान में उन नेताओं की भी बढ़ी हुई है जो हिंदू राष्ट्र की बात करते रहे। देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। जब हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले यूपी के मुख्यमंत्री बांग्लादेश का नाम लेकर संकेतों में बड़ी बात कह रहे हैं तो जिक्र उस जमात इस्लामी का भी होता है जो हिंदुस्तान में है। जमात इस्लामी बाकायदा पूरी तरीके से बांग्लादेश की सियासत में शामिल है और वहाँ का ये मामला है बांग्लादेश का, इसका हिंदुस्तानी मुसलमानों से कोई ताल्लुक नहीं है। 16 अप्रैल 1948 में बने जमात इस्लामी हिंद का मकसद क्या है वो भी सुनिए जरा। जमात इस्लामी हिंद सियासत से दूर है, लेकिन जमात इस्लामी कश्मीर जो लंबे अरसे से सियासत से दूर रहा वो फिर से बैकडोर से एंट्री करने के लिए तैयार है। 1987 तक जमात इस्लामी ने जम्मू कश्मीर में हुए लगभग हर विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन उसके बाद इसने ही चुनाव बहिष्कार के अभियान को चलाया। कश्मीर में सक्रिय आतंकियों और अलगाववादियों का 95% जमात इस्लामी से ही प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। 28 फरवरी 2019 को भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया। घाटी में हालत बदलने के बाद इनका मन मिजाज भी बदला है। विधानसभा चुनाव में जमात इस्लामी के कई पूर्व नेताओं निर्दलीय चुनाव में उतरना शुरू कर दिया है। हम तो पहले दिन से कहते आए ना, जो भी ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली जमात इस्लामी पाकिस्तान भी जिन्ना के मुल्क में चुनाव लड़ती रही, लेकिन उसकी जड़ में वही कट्टरता है जिसके लिए वो कुख्यात है, जिसकी वजह से बांग्लादेश में जमात इस्लामी को प्रतिबंधित कर दिया गया था। लेकिन अब वो आजाद है और इस आजादी के बीच जिस तरह बांग्लादेश में कत्लेआम हो रहा है और उसमें जमात का नाम आ रहा है वो उसकी मंशा का विस्तार है, जमात इस्लामी के कट्टरवाद का चीखता हुआ प्रमाण। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।